ओके जी, असाइनमेंट में आपने देखिए ये करना है कि आपके असाइनमेंट को दो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, और उसमें ये है कि असाइनमेंट को जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज थी, एलिसिटेशन एनालिसिस, और उसके बाद तो ये एलिसिटेशन एनालिसिस हम कर सकते हैं। उसके बाद जो वैलिडेशन का तरीका ये है कि बस सॉर्ट ऑफ मीटिंग डिस्कशन होती है, तो वो हम नहीं कर रहे, हम दो काम कर रहे हैं, एलिसिटेशन और वो एनालिसिस। आपने ये करना है कि आपने ये सारी केस स्टडी को पढ़ना है जो इसमें गिवन है, बहुत कुछ इसमें मेंशन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और फिर आप सबसे पहला काम एलिसिटेशन में क्या करोगे, आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, सबसे पहला काम ये। तो आपको उसमें नाम नज़र आ जाएंगे, यूजर्स, आपके पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और कोई स्टाफ है, और जो भी आपको वहाँ पे एंटिटीज नज़र आ रही है वो आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है। प्लस बस चले इस केस स्टडी तक रहे। इसमें जो चीज़ें, अगर आपको कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्ड नज़र आता है तो उसको भी आप एज अ स्टेक होल्डर करें। इस केस स्टडी में हम मतलब कुछ लिमिटेशन होती है, सारा काम हम नहीं कर सकते, बस जो केस स्टडी है उस तक ही खुद को रखें। उसमें जो यूजर्स नज़र आते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, पहला काम तो ये करें, ठीक है। बहुत सिंपल है, केस स्टडी को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक आपने रिक्वायरमेंट सारी लिखनी है, ठीक है। स्केलेबिलिटी सारी आपने रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। रिक्वायरमेंट्स को मैंने कैटेगराइज किया है, ठीक है, 1 2 3 4 बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूजर रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन बस यही चार भी है, तो आपको इस चारों की भी समझ आ जाए तो आपके लिए बहुत है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो ये है, आप केस स्टडी को पढ़ोगे, आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फंक्शनलिटी आएगी वो आपको नज़र आ जाएगी। जैसे लिखा होगा यहाँ पे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेट्स से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज द पेशेंट्स टू रजिस्टर विया रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तो इस लाइन को पढ़ने के बाद ये समझ आ रही है कि भाई एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए, साइन अप का एक प्रोसेस होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ये आपकी क्या एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये फंक्शनलिटी हमने क्या करनी है, अचीव करनी है। तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे आओगे और यहाँ पे लिखोगे हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को एक नंबर दे दो। जैसे यहाँ पे दिया ना FR1 ये कह रही है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट 2 ये है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट 3 ये है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट 4 ये है, और इस तरह आप करते जाओगे, ठीक है। ये करोगे, उसके बाद आप यूज़र रिक्वायरमेंट्स को देखो, ठीक है। इसी केस स्टडी में कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको, बल्कि सारी ही यूज़र के लिए ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकली किसी यूज़र के नाम के साथ लिखी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर है, क्या चीज़ यूज़र रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ, एक मिनट। ये मैं कैटेगराइज इसलिए करवा रहा हूँ कि देखें कहाँ गई केस स्टडी, ठीक है। आपने कहीं पे चीज़ें आपके लिए लेट्स से एम्बिगुअस हो, जहाँ पे लिखना हो कि रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं लिखा कि रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, पेशेंट कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, वो कर सकता है। आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नीचे चल के पता चला कि भाई पेशेंट की रजिस्ट्रेशन की बात अलग लिखी हुई है, डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन की अलग से नीचे कहीं बात लिखी है, लेकिन शुरू में जो आपने लाइन पढ़ा उससे आपने क्या मतलब निकाला, शायद वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, वो यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास पहली लाइन पढ़ने से ना आए, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया। ओवरलैप आएगा, मैंने इसीलिए ये टेबल बनाया, देखें ये टेबल जो है कॉन्फ्लिक्ट का, ये मैंने इसीलिए बनाया कि ओवरलैप आपको आएगा, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूज़र रिक्वायरमेंट्स, अब आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स भी वही चीज़ है, लेकिन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का मकसद ये होता है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड की कि जब आप कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें बिजनेस का वर्ड बार बार आया होगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। वो ये है कि इस सिस्टम का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कोई ऑब्जेक्टिव तो होता है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसको एज अ रिक्वायरमेंट आप लोगों ने लिखना है। तो अब इस केस स्टडी को पढ़ो, इससे आपको समझ आ जाएंगी कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सिस्टम क्यों बनाना चाहते हैं, तो वो एक कैटेगरी में वो आ जाएगा। और जो फोर्थ वन है दैट इज़ नॉन फंक्शनल
रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये आपको पता है। अब कुछ चीज़ें आपको केस स्टडी में लिखी हुई नज़र आ जाएंगी, जो नज़र नहीं आ रही आपने खुद से फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। मैंने केस स्टडी अभी हर एक के साथ नहीं होगी, ज़रूरी तो नहीं कि हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप लिंक कर सको, लेकिन कुछ के साथ कर सकोगे। जैसे जहाँ पे लॉगिन की बात आती है, ठीक है, लॉगिन की बात आती है, तो इसके साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम लिंक कर सकते हैं। कौन सी? सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसी तरह आप और वो भी देखोगे, ठीक है। कहीं पे अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है कि सिस्टम डाउन ना हो या यूज़र को रिस्पांस इतने टाइम में मिल जाए, तो उसके साथ आप सर इसमें आपने मेंशन करना है कि ये इस यूजर मतलब इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट की ये नॉन हाँ, वो देखिए मैंने टेबल इसीलिए बनाया है कि उसमें आप लोग बता सकें कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इसके साथ आपके पास ये जो एसोसिएटेड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है। ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ आप नहीं भी ज़ोर से डालो, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, जहाँ पे पता समझ आ रही है कि भाई इसके साथ ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे आप ऐड करोगे, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट का कॉलम क्यों डाला है? ये कन्फ्लिक्ट का कॉलम इसलिए डाला है कि आप स्टेप बाय स्टेप जब ये रिक्वायरमेंट्स देख रहे हो तो एक रिक्वायरमेंट ऊपर सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट पढ़ने से ये समझ आई कि भाई रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल होना चाहिए, नीचे जाके फिर वही चीज़ आपको किसी स्पेसिफिक स्टैक होल्डर के साथ नज़र आ रही है, तो वो चीज़ क्या हो रही है? रिपीट आ रही है। तो आप यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कन्फ्लिक्ट आप लिख दोगे कि ये बिजनेस रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट का कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं? बिजनेस रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट या फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूज़र रिक्वायरमेंट का आपका कन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो यहाँ पे आप टेबल में लिख दोगे। जब टेबल में लिख दिया इट्स मीन आप उसको एक ही बार अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करोगे, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसीलिए बनाया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? देखिए बिजनेस रिक्वायरमेंट का मतलब ये है इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सिस्टम क्यों बनाना चाह रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूँ ये सिस्टम क्यों बनाना चाह रहे हैं, आप क्या आंसर करेंगे? क्या चीज़? ट्रैफिक ज़्यादा रखना है, अच्छा रिकॉर्ड्स, ठीक है, रैकेट्स रखने हैं, सबके रैकेट्स मेंटेन करना है, ठीक है। कैसे मेंटेन करेंगे? कोई डेटाबेस यूज़ करेंगे, ठीक है, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट ये आपके पास। बिजनेस में बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव्स गोल टाइप्स ये डिफाइन करते हैं कि ये मेजर चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई अपने गोल्स डिफाइन करते हो, ये सिस्टम क्यों बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बनाना चाह रहे हैं। ये सिस्टम हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स का अलग पोर्टल हो, टीचर्स पेशेंट्स का अलग पोर्टल हो, ठीक है, लेट्स से और जो स्टाफ है इनका अलग पोर्टल हो, ठीक है। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ो तो यहाँ पे शायद कहीं पे ये बात ना लिखी हो कि डॉक्टर्स का अलग पोर्टल हो, ठीक है, पेशेंट्स का अलग पोर्टल हो, मीन्स अलग लॉगिन वगैरह, शायद ये बात ना लिखी हो, लेकिन बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हमने जब ये डिफाइन किया ये चीज़, तो इससे हमें ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। अब इस केस स्टडी को पढ़ो तो सही, इसको पढ़ो, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो फिर आप लोग इससे आओगे। अच्छा देखिए, यहाँ तक जब आप कर लोगे काम, उसके बाद आप आओगे इस टेबल की तरफ। इस टेबल का नाम है रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स का काम ये है कि हम ट्रेस कर सकें, क्या ट्रेस कर सकें, ये ट्रेस कर सकें कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स हमने मिस तो नहीं की, ठीक है। अब हमने असाइनमेंट नंबर 2 में क्या करना है, आपने अपने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, किस में? मॉडल में। वो अपने यूज़ केस बनाने हैं, एक्टिविटी डायग्राम बनानी है, स्विम लाइन डायग्राम बनानी है। तो अब मैंने ऊपर जितनी भी ये रिक्वायरमेंट्स 1 2 3 20 25 जितनी रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आइडेंटिफाई की हैं, मैं चाहता हूँ कि हर रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास यूज़ केस डिफाइन हो, हर रिक्वायरमेंट किसी न किसी एक्टिविटी डायग्राम या स्विम लाइन डायग्राम का पार्ट हो, ठीक है। लेट्स से मैंने इस सारी केस स्टडी को स्टडी किया और मैंने 5 स्विम लाइन डायग्राम्स बनाई, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि इन 5 स्विम लाइन डायग्राम्स में ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की हैं, ये उसमें कवर हो रही है कि नहीं हो रही, समझ आ रही बात? लेट्स से हमने स्विम लाइन डायग्राम देखी थी उसकी
विड्रा की कि बैंक की इस तरह की देखी थी। उसमें क्या हो रहा था, 2-3 एक्टर्स थे। यूज़र क्या था, वो पिन कोड इंटर करता है, पिन कोड इंटर करने के बाद सिस्टम उसको वैलिडेट करता है, वैलिडेट करने के बाद फिर वो अमाउंट ट्रांसफ़र करता है या विड्रा करता है। ये यूज़ केस देखा था ना। अब इसमें देखें, अब एक स्विम लाइन डायग्राम में हो सकता है कि 2-3 रिक्वायरमेंट्स कैप्चर हों। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विम लाइन डायग्राम नंबर 2, ठीक है। तो अब आपने इस जहाँ जिस रिक्वायरमेंट को ये डायग्राम कैप्चर कर रही है, उसके आगे आपने इस डायग्राम का नंबर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट 3 के अंदर। तो हो सकता है कि एक डायग्राम 2-3 रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करे। तो आपने लिखना है, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम नंबर 2 है स्विम लाइन की, ये तीनों फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करिए। तो आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी, तीनों जगह पे आप लोग लिख दो, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स इसमें कवर हो रही हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो मॉडल अपना देखूंगा, जो मैंने मॉडल बनाया इन द फॉर्म ऑफ यूज़ केसेस एक्टिविटी डायग्राम, उसमें मैं ये देखूंगा कि ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट्स भी मैंने स्पेसिफाई की हैं, कोई रिक्वायरमेंट मुझसे मिस तो नहीं हुई। ठीक है, ट्रेसिंग है एक्चुअली कि कोई रिक्वायरमेंट मुझसे मिस तो नहीं हुई। सारी रिक्वायरमेंट्स को मैंने इस एक्टिविटी और स्विम लाइन में इनकॉर्पोरेट कर लिया कि नहीं कर लिया। स्टेट मशीन को छोड़ दें बस। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि हाँ यहाँ पे ये यूज़ करनी चाहिए तो यूज़ कर सकता है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन स्विम लाइन तक अगर करें तो काफ़ी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे और लिखा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक की एक्टिविटी बनाएं। कुछ ऐसी होंगी कि आप स्विम लाइन बनाएंगे और एक्टिविटीज़ उसमें कवर हो जाती हैं। एक से ज़्यादा 2-3 एक्टर्स भी आपको उसमें मिल जाते हैं। डिफरेंस तो पता है ना एक्टिविटी और स्विम लाइन का, ठीक है। यहाँ तक असाइनमेंट में आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। क्या चीज़? असाइनमेंट 1 तो हाँ सिंपल है, उसमें तो लिखना ही है ना। हाँ तो वर्ड में करें, मैंने कब लेटेक में करें, मैं तो कुछ नहीं था। जो ये 2 है, ये डायग्राम्स किस में बनाएंगे, मैंने आपके साथ अगर क्लासरूम देखें तो उसमें मैंने आपके साथ वो विजुअल पैराडाइम जो है वो शेयर किया है, उसकी वो वीडियो भी शेयर की है और वो सॉफ्टवेयर और उसका क्रैक भी शेयर कर दिया है, उसको आप लोग वो करें। और जो लेट्स से लाइनेक्स यूज़र है तो वो फिर ऑनलाइन अपने लिए कोई टूल देख लें, बहुत से टूल मिल जाएंगे जिसमें आप ये एक्टिविटी और यूज़ केस बना सकते हो, ठीक है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक किया और उस पर आपका काम होता है। हाँ उसके थ्रू कर सकते हैं, वो उसमें है नहीं ना, लाइनेक्स में वो है नहीं, तो वो विंडोज़ के लिए है, ठीक है। तो अगर लाइनेक्स में करना हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो डेडलाइन मैंने इसकी 20 की है, ठीक है। तो मैं आपको 20 दिन दे रहा हूँ, 20 दिन बहुत दिन है, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी आपसे ये होगी कि आप कोई अच्छा काम करके आओगे, ठीक है। ऐसी उल्टी सीधी डायग्राम्स नहीं बनानी। और मैंने आपको कहा था कि मैं चेक कैसे करूँगा, मैं चेक कैसे करूँगा कि मैं आपको एक टेबल देखूँगा, टेबल में जो बात की है वो बात है कि नहीं, डायग्राम में उसी नज़र। आप टेबल में कह रहे हो कि मेरी स्विम लाइन डायग्राम नंबर 2 जो है इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2, 3 कैप्चर हो रही हैं, तो मैं ऊपर जाऊँगा, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2, 3 पढ़ूँगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं दोबारा डायग्राम की तरफ आऊँगा, डायग्राम को देखूँगा, मैच हो रहा है तो ठीक है, आपने सही काम किया, नहीं मैच हो रहा तो ठीक है। यार मैंने समझाने के लिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा है, 10 बने 50 बने, जितनी बनती ही बने, ठीक है। ये इस टेबल पे नहीं जाना कि 3 बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और 3 फंक्शनल रिक्वायरमेंट और 2 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये तो डिपेंड करता है। ये तो मैंने यहाँ पे टेबल आपको ऐसी एक स्ट्रक्चर सा बताया है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो वीक 7 और वीक 7 में वीक 7 का जो हमारा कंटेंट है जो हमने इस वीक में कवर करना है वो ये है कि नंबर 1, लास्ट क्लास में अगर देखें तो हमने बेसिक्स डिज़ाइन के कंसेप्ट्स को कवर किया था, वो बेसिक्स से थे। आज हम कुछ डिज़ाइन की कंसेप्ट्स अगेन मैं कहूँगा कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखी हुई हैं, जस्ट वो आपके लिए एक रिकैप होगा। तो हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कंसेप्ट्स हैं
उसको देखेंगे, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और फिर हमारी जो दूसरी क्लास होगी इस वीक की, ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम एक केस स्टडी लेंगे और उस केस स्टडी का हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन करेंगे। और वो जो हम डिज़ाइन करेंगे उसमें बेसिकली हमारे पास ये होगा कि उसका एक प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि हमने केस स्टडी से या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से कौन सी ऐसी क्लासेस होंगी जिसको हम एज अ क्लास लेंगे, ठीक है। कौन सी कितनी क्लासेस होंगी, 10, 20, 30, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसका एक तरीका है उसको क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का, वो हम देखेंगे। और फिर बाकी की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स हैं, ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये वाली सारी चीज़ें आप उसमें आ जाएंगी। तो हम एंड करेंगे कुछ इस तरह से, देखें आपके पास फाइनल में हम देखें यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई आपको नज़र आएंगी, ठीक है। इन रिक्वायरमेंट से हम क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे, उन क्लासेस के बाद फिर हम आगे चल के कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में हम एंड करेंगे, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा क्विक सा प्रोसेस होगा। इसके बाद चूँकि इसका ताल्लुक सिर्फ डिज़ाइन के साथ है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं एक और केस स्टडी के साथ आऊँगा और उसमें हम जो एनालिसिस का पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड होंगे। आज हम सिर्फ क्लासेस पे बात करेंगे, क्लास डायग्राम पे और उसके कंसेप्ट पे। नेक्स्ट केस स्टडी में मैं अगेन एक केस स्टडी होगी, ठीक है, और हम यूज़ केस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि पहले यूज़ केस डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर आखिर में हम यहाँ पर एंड होंगे। तो उससे भी आपको आपकी असाइनमेंट में भी हेल्प हो जाएगी कि काम हमने कैसे करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, आप मुझे साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पहले पढ़ी हैं आप लोगों की, इट्स सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ रिवीजन कह लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आती होंगी, ठीक है। अच्छा जी, यूएमएल के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं उसमें हमारे पास जो डिज़ाइन के लिए हम लो लेवल डिज़ाइन के लिए, नॉट हाई लेवल, ठीक है, लो लेवल डिज़ाइन के लिए जो डायग्राम हम मोस्टली यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लास डायग्राम, ठीक है, लो लेवल डिज़ाइन के लिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें आपके पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है। तो क्लास डायग्राम आपने पहले भी देखी होगी, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो आपको बताया जाता है कि भाई ये क्लासेस है, तो उसके वक्त यही शेप आपको उस वक्त भी दिखी होगी। तो क्लास डायग्राम में बताने का नया कुछ नहीं है, वही पुरानी बातें हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्लास का नाम है आपकी, ठीक है। और अच्छा पहले बताएं ये क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है, वैसे ही थोड़ी रिवीजन के लिए, आप लोगों की रिवीजन के लिए। एक क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से मुझे बताएं कि ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। कस्टमर है, कस्टमर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है। कस्टमर क्या है, गिरसा ऑब्जेक्ट है, क्लास। कितने लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है, कितने लोग कह रहे हैं क्लास है, रेज योर हैंड्स। क्लास, अच्छा, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि क्लास क्या होती है। कस्टमर क्लास है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इरफान ने जैसे बताया कि क्लास इज लाइक अ स्ट्रक्चर या क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, और ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो अभी जो ये कस्टमर है ये क्लास है, इंस्टेंस अभी नहीं बताया जा रहा। अच्छा अच्छा, ये कस्टमर जो है ये क्लास है, इसके अंदर जो इसके इंस्टेंस होंगे, लेट्स से कस्टमर 1 2 3 4 5 6 7 8, आप सारे क्या हो, आप सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, और फिर क्लास में क्या नज़र आएगा आपको, क्लास के अंदर आपको फंक्शंस और डेटा मेंबर्स, ठीक है, ये दो चीज़ें, ठीक है। ये आपके पास डेटा मेंबर्स हो गए, ये आपके पास फंक्शंस हो गए, ठीक है।
अभी के लिए हम जो आज जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, वो हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि क्लास ऑर्डर की क्लास है, और ऑर्डर की क्लास का दो और क्लासेस के साथ एक रिलेशनशिप है, जैसे स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस होनी चाहिए, यहाँ पे कंपोजिशन होनी चाहिए। क्लास का क्लास के साथ क्या लिंक है, क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या है, ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्लास के अंदर ये फंक्शंस कहाँ से आएंगे, क्लास के अंदर ये लेट्स से डेटा मेंबर्स जो हैं ये कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आप अगर गौर करो कि हमने जो इससे प्रीवियस फेज़ है एनालिसिस का, उसमें हमने क्या किया था, एनालिसिस में हमने क्या किया था, एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या था ये बताएं जस्ट। वो तो पूरे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारा ये था कि हम रिक्वायरमेंट्स, लेकिन एक मेन ऑब्जेक्टिव बताया था कि बिहेवियर, ठीक है। देखें हमारा ठीक है, सारी आप लोगों ने जो भी ठीक है, लेकिन एक जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम हमारे सिस्टम का बिहेवियर को समझ सकें। तो बिहेवियर लिखने में इतना यूज़फुल नहीं है कि लिखा हुआ आपको समझ आए। बिहेवियर के लिए ज़रूरी है कि कोई आप नोटेशन यूज़ करें, कोई डायग्राम यूज़ करें जिससे आपको बिहेवियर की समझ आए, जिसे हम मॉडल कहते हैं, वो हमने किया था। अब वही बिहेवियर हमने उठाना है और इन क्लासेस के अंदर उसको क्या करना है, फिट करना है, ठीक है। तो जब मेरी क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनके दरमियान जो लेट्स से इंटरेक्शन है, कैसे कैसे लिंक की गई हैं, वो चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएंगी, तो उसके बाद उसके अंदर जो बिहेवियर है वो हम पिछले स्टेज पे दोबारा क्या कहते हैं बैक ट्रैकिंग करेंगे और एक्टिविटी डायग्राम, स्विमलाइन डायग्राम, ये चीज़ें देखेंगे। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई इस क्लास के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ इस क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम वापस पीछे दोबारा जाएंगे। अच्छा जी, क्लास डायग्राम हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और साथ ही सीखेंगे कितनी क्लासेस होनी चाहिए। तो थोड़े से आप ये कंसेप्ट को चूँकि जो कि हमारा जो फाइनल मॉडल होगा नेक्स्ट क्लास में, वो इसी तरह क्लासेस की सारी स्ट्रक्चर होगा, क्लासेस की ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसमें इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें सारी दोबारा यहाँ पर आपके लिए ऐड की हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का सबको पता है, ठीक है। क्या होता है इनहेरिटेंस में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बेसिक जो इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपके पास, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। रीयूजेबिलिटी कैसे है, रीयूज पहला एडवांटेज मैंने लिखा है ना, तो रीयूजेबिलिटी कैसी है, हाँ, जो आपके पास, हाँ, बेस क्लास में लेट्स से जो फीचर्स हैं वो आपके पास चाइल्ड में भी आ गए, ठीक है। तो एक फंक्शन आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आप वहाँ पे पेरेंट में है उसमें इनहेरिट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या, लेस रिडंडेंसी, ये कैसे है, ठीक है। ये पर्सन के फीचर्स हैं, नेम, एज, जेंडर, ये सब कहते हैं सब में लेट से कॉमन है, ठीक है। तो इधर भी नहीं लिखने पड़े, इधर भी नहीं लिखने पड़े, इधर भी नहीं लिखने पड़े, तो रिडंडेंसी इस तरह से आपके पास होती है। अच्छा, इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, ये कौन बताएगा, इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी। अभी जो आप आंसर दे रहे हो उसी के साथ लिंक करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ ये हो गई कि लेट्स से आपने एक जगह चेंज किया, वो आपको 3-4 डिफरेंट जगहों पे रिफ्लेक्ट होता नज़र आएगा, जितनी भी इनहेरिटेंस क्लास हो गई। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि डिज़ाइन थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इनहेरिटेंस से हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होती है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी नया फीचर ऐड करता हूँ, ठीक है, तो नया फीचर को मैं एज अ क्लास ऐड कर लूँगा। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, मैंने एक नया फीचर ऐड किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको मैंने बिल्कुल भी
हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो इनहेरिटेंस से ये भी एक चीज़ है कि आपने नया फीचर ऐड किया, एग्जिस्टिंग जो आपके पास क्लासेस थी आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक मेंटेन, इस पे हम डिटेल से बात भी करेंगे जब हम सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें दोबारा आएंगी, ठीक है। इनहेरिटेंस क्लियर हो गया, सही। आगे चलते हैं एसोसिएशन पर, ठीक है। ये एसोसिएशन क्या होती है, ये देखा था। देखिए दो तरह की एसोसिएशन है, एक क्लास एसोसिएशन, एक है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। डिफरेंस है दोनों में, क्लास एसोसिएशन एंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या किसे कहते हैं, लिंक्ड, क्लासेस का आपस में लिंक, ऑब्जेक्ट का आपस में लिंक। तो दो लिंक्स होते हैं, क्लासेस का लिंक्स, ऑब्जेक्ट्स का लिंक, ठीक है। और आप इसको ज़रा समझें। अच्छा, क्लास एसोसिएशन इज इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और इनहेरिटेंस जो है रिलेशनशिप है वो जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में से कहते हैं, ठीक है। तो जब इनहेरिटेंस की मैं बात करूंगा इट्स मीन कि हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, क्लास एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट के बगैर लेट से कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है वो क्या होती है, ठीक है। इसको ज़रा देखें। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन ये है कि हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इन 3 फर्दर कैटेगरीज। एक सिंपल कंपोजिशन, एक को कहते हैं कंपोजिशन, एक को कहते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। कंपोजिशन आप लोगों ने देखी भी होगी, इम्प्लीमेंट भी की होगी, अभी इसकी तरफ आते हैं। किए कि नहीं, एग्रीगेशन किए, एग्रीगेशन किए, क्या चीज़, कंपोजिशन याद है, एग्रीगेशन नहीं की होगी। कितने लोग कहते हैं की है, अभी इस पे बात करते हैं। एग्रीगेशन बेसिकली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली इतना मुझे तो आज तक कोई खास नहीं नज़र आया एग्रीगेशन का। कंपोजिशन आप लोगों को, जैसे भी आप लोग भी कह रहे हो आपने इम्प्लीमेंट किया, भी इस पर बात करते हैं। एग्रीगेशन ऐसी एक बस थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है, असल चीज़ ये जो है ना ये कंपोजिशन है, ठीक है। तो अभी इस पे बात करते हैं। कंपोजिशन बेसिकली क्या होती है, कंपोजिशन क्या चीज़, एक क्लास दूसरी क्लास से कंपोज ऑफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी क्लास में हम एज अ डेटा मेंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल एसोसिएशन की या ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की मैं बात करूं तो उसमें क्या है, उसमें आपके पास सिंपल एसोसिएशन में ये है कि आपके पास नेट से 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखें जब मैं क्लास की बात कर रहा था तो एक वर्ड थोड़ा जेनेरिक होता था स्टूडेंट, अभी चूँकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो अभी वर्ड जो है वो थोड़ा सा इंस्टेंस की बात आ गई। अली हाउस, ये जनरल एग्जांपल है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के साथ इसको ना करें। अली लिव्स इन हाउस, तो ये इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का क्या है, लिंक है, ठीक है। 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, ठीक है। ये वही जैसे डेटाबेसेस में आप लोग जो एंटिटीज़ होती है, एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है 1 to 1, 1 to many, ये उसी तरह ही है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 टेबल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर भी वही डेटाबेस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हैं सिंपल एसोसिएशन के अंदर भी, फिर 2 चीज़ें हैं। एक हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन और एक हम देखते हैं कार्डिनैलिटी, ठीक है। दोनों को ज़रा देख लें। कार्डिनैलिटी का पता है ना, ठीक है, नंबर्स की बात करें 1 to 1, 1 to many, ठीक है, सिंपल है। नेविगेशन में आपके पास ये है 1 वे रिलेशनशिप है या 2 वे रिलेशनशिप है, ठीक है। 1 वे रिलेशनशिप का मतलब है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है, 2 वे में दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कार्डिनैलिटी में क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी में आपके पास आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है, ये अब जैसे नज़र आ रहा है ना मैनी। नेविगेशन में आप बताओगे 1 वे रिलेशनशिप है या 2 वे रिलेशनशिप है। कार्डिनैलिटी में आप ये बताओगे कि एक क्लास का जो इंस्टेंस है उसका दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ, कितने इंस्टेंसेस के साथ लिंक है। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कंपनी एंड एम्प्लॉय, एक क्लास है एम्प्लॉय की, एक क्लास है कंपनी की, ठीक है। तो कंपनी और एम्प्लॉय का जो लेट्स से इन टर्म्स ऑफ प्रूफ में बात करूँ तो वो 1 to many रिलेशनशिप है, बिकॉज मैनी एम्प्लॉयज़ कैन वर्क इन अ सिंगल
कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत से होंगे और कंपनी का लेट्स से एक ऑब्जेक्ट कंपनी है, लेट्स से जैसे सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है, और उसका इस ऑब्जेक्ट का यहाँ के बहुत से ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होगा, जैसे ये चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें। अच्छा, बाइनरी टर्नरी एनरी एसोसिएशन, ठीक है। मैनी में एनरी हो गया, मतलब कितने आपके पास रिलेशनशिप बता रहे हो, इसमें कितनी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, 2 है तो बाइनरी, 3 है तो टर्नरी और एनरी तक आप लोग जा सकते हैं। जैसे ये आपको इसकी एग्जांपल दे रहे हैं टर्नरी की, ठीक है। स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, इन तीनों के दरमियान हमने एक रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लें, जो टीचर है, ठीक है, वन टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज या मैनी कोर्सेज कैन बी असाइन टू वन टीचर। और स्टूडेंट को देखें आप तो स्टूडेंट और कोर्सेज का भी 1 to many आप कह लें, ठीक है, या मैनी टू मैनी कह लें। एक स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज पढ़ता है, एक कोर्सेज को बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह आप टीचर और स्टूडेंट का भी देख लें, ठीक है, तो ये 1 to many शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले से पता है ना, ठीक है, इतना कोई नहीं है। तो मैंने कहा ना आज की क्लास इट्स काइंड ऑफ अ रिकैप, आपके पुराने कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जी कंपोजिशन पे। कंपोजिशन और एग्रीगेशन का डिफरेंस देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। कंपोजिशन क्या चीज़ है, ठीक है। कंपोजिशन मीन्स दैट समथिंग दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, हम कहते हैं ये चीज़ इससे मिलकर बनी है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अली एक ऑब्जेक्ट है, तो जो कि अली एक ह्यूमन है, तो उसकी एग्जांपल दी कि उसकी जो बॉडी है, मतलब अली किस चीज़ से कंपोज होकर बना, तो हम कहते हैं भाई हेड है, आर्म है, लेग है, बॉडी है, और इस चीज़ से वो कंपोज होकर बना, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ये बात कर दी कि एक ऑब्जेक्ट किससे बना। अभी सॉफ्टवेयर की उसमें भी इस एग्जांपल की तरफ में आता हूँ, ठीक है। कंपोजिशन का जी जो डायमंड शेप है ना, जब आप कंपोजिशन शो करते हो तो इस डायमंड शेप को आप फिलअप कर देते हो, ठीक है। एग्रीगेशन में इसको फिलअप नहीं करते, ठीक है। डिफरेंस अभी हम दोनों में देखते हैं। एक और एग्जांपल कंपोजिशन की, चेयर इज कंपोज्ड ऑफ बैक, आर्म, सीट, लेग, और फिर आप उसकी कार्डिनलिटी भी यहाँ पे बता रहे हो 2, 1, 4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपकी केस में आप लेट्स से प्रोग्रामिंग में हम जब बात करते हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बात करते हैं, ठीक है, कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कंपोज्ड होके बना है, ठीक है। ये एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास किसी दूसरी क्लास से कंपोज्ड होके बनी है, सही है। अब आते हैं ज़रा जी इसका थोड़ा सा मज़ीद इस पर बात करते हैं। कंपोजिशन के बारे में कहते हैं कि कंपोजिशन इज़ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिकॉज कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपोजर एंड, या इस दूसरी लाइन पे ज़्यादा फोकस करें, कंपोज ऑब्जेक्ट्स कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इस पॉइंट पे ज़रा सा गौर करें कि कंपोज ऑब्जेक्ट्स कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके दैट इज़ एग्रीगेशन, ठीक है। तो जैसे अभी आपको ये एग्जांपल ली, पहले तो ये ह्यूमन की एग्जांपल की, अली इज मेड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो अली कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। या चेयर बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सो चेयर कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अभी आप लोगों ने मुझे क्योंकि आप लोगों ने पहली बड़ी सॉफ्टवेयर की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लेनी है कि ऐसी कोई भी एग्जांपल लेनी है कि जिसमें आप बता सको कि एक क्लास दूसरी क्लास से के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तब तक सोचें जब तक मैं आपको बाकी की बातें इसमें बता रहा हूँ। एग्रीगेशन में क्या होता है, ठीक है। एग्रीगेशन में भी हम ये कहते हैं कि ये रिलेशन भी उसी तरह ही है, लेकिन एक तो शेप का डिफरेंस है, वो तो उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि एग्रीगेशन में हम ये कहते हैं कि इट्स अ वीकर रिलेशनशिप। वहाँ पे कहा था ना स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, एंड द कंपोज ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे उसका वाइस वर्सा, यहाँ पे उसका उलट है। हम कहते हैं कि कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सॉरी, दिस रूम जो है, रूम इज कंपोज्ड ऑफ बेड, टेबल, कबर्ड, चेयर, ये जनरल से एग्जांपल है। तो
अगर इनको सेपरेट कर दिया जाए, रूम तब भी रूम रहता है, ठीक है। चेयर के साथ जब उसकी जो ये पार्ट्स हैं इसको अलग कर लें तब वो चेयर चेयर नहीं रहती, लेकिन रूम में से ये सारी चीज़ें जो बाहर कर भी तब भी रूम रूम रहता है, ठीक है। अच्छा जी, एग्रीगेशन इज़ अ वीकर रिलेशनशिप, ये बात भी कर ली और ये सारी उसकी वो भी कर दी। अब आपने मुझे पॉलीमॉर्फिज्म पे बाद में आते हैं, आप मुझे अब कोई एग्जांपल दें। एक एग्जांपल आपने मुझे कंपोजिशन की देनी है, जनरल एग्जांपल नहीं, वो मैंने दे दिए। जो आपने कंपोजिशन किस सिनारियो में आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी उसकी कोई एग्जांपल मुझे आप दे दें, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स की या दो क्लासेस की बात कर रहे हों। कार की और किसकी? कार और व्हीकल, इनहेरिटेंस में कर लेंगे वो, कंपोजिशन में भी कर सकते हैं, कंपोजिशन में कर सकते हैं। इस डिफरेंस को हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे कि कहाँ कंपोजिशन यूज़ करनी चाहिए, कहाँ इनहेरिटेंस यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई और एग्जांपल? सर ये शेप जो इसके अंदर सर्कल और ट्रायंगल, हाँ, अगेन शेप्स तो उसको भी हम इनहेरिटेंस से भी कर सकते हैं, कंपोजिशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो काम आप लेट से हम जो काम आप इनहेरिटेंस से कर सकते हैं वही काम आप कंपोजिशन से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पता है कि नहीं? मतलब मैं अब आपको इसमें डिफरेंस ये बताना है कि कहाँ कंपोजिशन यूज़ करनी चाहिए, ये थोड़ा हम आगे चल के करेंगे, लेकिन जो काम हम कंपोजिशन से कर रहे हैं वो काम हम इनहेरिटेंस से भी हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई अच्छी सी एग्जांपल अगर आपके माइंड में हो, क्योंकि मैं एक हूँ आप लोग ज़्यादा हो, ठीक है, तो मैं कोई अच्छी एग्जांपल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कंपोजिशन को थोड़ा अच्छा से बता दें। सर, इनहेरिटेंस में से कार का दरवाज़ा हो गया और कंपोजिशन में दरवाजे का विंडो हो गया। इनहेरिटेंस में कार का दरवाज़ा हो गया और कंपोजिशन में उस दरवाजे की विंडो। मिक्स रिलेशन, ठीक है। अच्छा, हम चले फ्लेक्स की एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कहाँ पे कंपोजिशन फिट हो सकती है, ठीक है। तो वो इसलिए एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ कि सब आप लोग यूज़ करते हो, हम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। क्या? स्टूडेंट्स के अलग से, हाँ, स्टूडेंट की फैकल्टी की अलग है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है। लेट्स से स्टूडेंट एक क्लास है, क्लासेस बनाते हैं, फिर कंपोजिशन को देखते हैं कहाँ कंपोजिशन यूज़ हो सकती है, ठीक है। ये किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, अच्छा जगह मिले, जगह ही नहीं कहीं भी, चले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एक क्लास हम कहते हैं कि स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। दूसरी क्लास हम कहते हैं टीचर की क्लास है, ठीक है। अच्छा, और कोई क्लास? लेट्स से एकेडमिक्स जो एक आपका वो है कंपोनेंट है, एकेडमिक्स के कंपोनेंट के अंदर हम क्लासेस को देखते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स आपको क्या क्या करता है? कोर्सेज असाइन करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट इशू करता है, ठीक है, ऐसा ही है ना, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं कि एक क्लास है ट्रांसक्रिप्ट की, ठीक है, एक क्लास है ट्रांसक्रिप्ट की, ठीक है। जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो मीन्स कि एक ट्रांसक्रिप्ट इशू होगी। अब ये ट्रांसक्रिप्ट किसको इशू होगी? किसी स्टूडेंट को, ठीक है। तो अब ये ट्रांसक्रिप्ट स्टूडेंट के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है? वैसे कर सकती है लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। ये ट्रांसक्रिप्ट
स्टूडेंट के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं? कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती। तो इन सच केस हम कह सकते हैं कि लेट से कि ये आपके पास ट्रांसक्रिप्ट की जो क्लास है या इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट क्लास। कि ट्रांसक्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे, ठीक है, तो आप ये स्टूडेंट की क्लास से कंपोज होके बनेगा कि इसमें ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लेट से वही मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा था। जब आप इम्प्लीमेंटेशन तक जाए तब लॉजिक डिफरेंट हो, कुछ और कंपोजिशन आपको नजर आ रही है, लेकिन समझने के लिए ये अभी तक काफ़ी है कि जब भी ट्रांसक्रिप्ट में जो भी डेटा लेट से होगा वो स्टूडेंट से क्या होगा, स्टूडेंट के क्लास के ऑब्जेक्ट से कंपोज होके बनेगा। तो स्टूडेंट के फीचर्स होंगे, लेट से उसका नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर ट्रांसक्रिप्ट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी। तो कुछ सेंस बन रहा कंपोजिशन का। जी यहाँ पे इनहेरिटेंस हम यूज़ कर सकते थे जी बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों में काम है, लेकिन अभी यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ट्रांसक्रिप्ट और स्टूडेंट का क्या सेंस बनता है? किस क्लास को पेरेंट करेंगे, किस क्लास को चाइल्ड करेंगे? बात समझ आ रही है? ठीक है। कुछ जगह ऐसी होंगी कि आपको नज़र आएगा कि यार यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस यूज़ किया, मैं कंपोजिशन भी यूज़ कर सकता, तो आप कंपोजिशन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन यूज़ करने से शायद आपको उतना एडवांटेज ना हो। ठीक है, तो यही चीज़ें आगे चल के होंगी। अभी तक आपका उसका कंपोजिशन का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अच्छा, अब एग्रीगेशन में क्या कहते हैं देखें। वैसे ये आपने मुझे बताया नहीं कि सर आपने इसको फिल नहीं किया। ठीक है, अभी ये कंपोजिशन होगी। ठीक है, अच्छा, कंपोजिशन में हम कहते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जहाँ पे एक क्लास का इतना ज़्यादा कोई उसका सेंस ना बन रहा हो, उसको जब भी हम यूज़ करें दूसरी क्लास के साथ कंपोज करके ही बनाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन। ठीक है, अब ये मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अलग से हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। कि कंपोजिशन में यही होता है कि देखिए आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप दूसरी क्लास में एज आ डेटा मेंबर यूज़ करते हो, ये तो पता है ना। ठीक है, कंपोजिशन में क्या करते हो आप एक क्लास के लेट से ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में एज आ डेटा मेंबर यूज़ करते हो। तो जब भी ऐसा कुछ आपको नज़र आ जाए, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये कंपोजिशन है। मीन्स मैं आपको कोडिंग की एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट, और उसमें आपके पास लेट से आपको कुछ इस तरह के डेटा मेंबर्स नज़र आ रहे होंगे, इंट आईडी, ठीक है, स्ट्रिंग उसका नेम। ठीक है, तो अब लेट से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, तो यहाँ पे आपको डेटा मेंबर में कोई इंटीजर, कोई फ्लोट, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नज़र आएगा? दूसरी क्लास का नाम। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लेट से ट्रांसक्रिप्ट, कि ट्रांसक्रिप्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है ट्रांसक्रिप्ट, और वो स्टूडेंट क्लास में एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कंपोजिशन है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रैक्टिकली ये कंपोजिशन ही हमें नज़र आती है। ठीक है, और ये जो एग्रीगेशन है बस वैसे थ्योरेटिकल ये कंसेप्ट है। तो फिर मैंने आपको बता भी दिया कि अगर क्लास आपकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, आप उसको अलग से यूज़ करें, और समटाइम्स कुछ ऑपरेशंस के लिए आप उसको कंबाइन कर रहे हो, तो दैट इज़ एग्रीगेशन, अदरवाइज इट इज़ कंपोजिशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म, एक चीज़ भूल गई, ये था, अच्छा ये हो गया। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? ये पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है जो बेसिकली इनहेरिटेंस से ही आपके पास आता है, लेकिन क्या है, ज़रा रिवाइज करें, अपनी मेमोरी पे ज़रा जोर दें। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से ही अचीव होता है। पॉलीमॉर्फिज्म लिखा भी है सामने यार, तो शेप वाली बात है। शेप वाली बात। ठीक है, polymorphism refers to existence of different forms of a single entity। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में ये दिया है कि
डायमंड एंड कोल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो इसी तरह एग्जांपल में आपको ये दिया है कि आपके पास लेट से ये जो पॉलीमॉर्फिज्म वो इनहेरिटेंस से ही होती है। एक शेप है, शेप थोड़ी सी जेनेरिक है, हमने इसमें वो सारे फीचर डाल दिए जो आने वाली जो शेप्स है उसमें कॉमन होंगे, ठीक है। और बाकी जो जितनी भी इनहेरिटेड क्लासेस हैं, लाइन, सर्कल और ट्रायंगल, तो देखें ये जो ड्रा का आप फंक्शन कहें ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये पेरेंट से यहाँ पर आया, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो लाइन के लिए अलग होंगे, सर्कल के लिए अलग होंगे और ट्रायंगल के लिए अलग होंगे। लेट से लाइन के लिए 2 एंड पॉइंट चाहिए होंगे, ट्रायंगल के लिए लेट से 3 एंड पॉइंट हमें चाहिए होंगे, डिफरेंट उसकी वो हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, तो वो यहीं पे भी आपको नज़र आती है कि आप नया फीचर ऐड कर सकते हो और एग्जिस्टिंग को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है। तो अगर मैं इनहेरिटेंस अप्लाई करता हूँ तो ये रीयूजिबिलिटी और जितने फीचर्स लिखे थे, ये मेंटेनेबिलिटी, ये वाकई में हमें अचीव होती है, तभी हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ हो रही है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये तो इसको ज़रा सा हम किसी साफ पेज पे आ जाए, यहाँ पे देखिए आपके पास अकाउंट की एक वो क्लास, ये मैंने इसीलिए लाया स्लाइड पे कि आप लोग भी थोड़ा खुश हो जाए, ठीक है। अकाउंट की आपके पास एक क्लास है, जनरल क्लास है, ठीक है। इसके डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अकाउंट की टाइप्स क्या होती हैं, हम कहते हैं एक लेट से करंट अकाउंट है और एक हम कहते हैं कि सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अब जब ये अप्रोच हमने वो की हुई है इनहेरिटेंस से पॉलीमॉर्फिक वे में, इसको जब हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो लेट्स से जब आपके पास कोई नया अकाउंट आता है, ठीक है, कोई नया अकाउंट आपके पास आता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जस्ट उसको इस नई क्लास से सिर्फ इनहेरिट करना होता है। लेट्स से नया अकाउंट की टाइप ये है कि बस कोई भी टाइप है, मुझे नहीं पता क्या करंट और सेविंग के अलावा और क्या टाइप होती है, लेकिन जो भी नई टाइप होती है वो आप इजीली नया फीचर ऐड कर रहे हो और आपने एग्जिस्टिंग क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं किया। ये फीचर हम चाहते हैं कि हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो कि हम इनहेरिटेंस इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम नया फीचर लेट से ऐड कर रहे हैं और जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर हम ये काम नहीं करते और सारी जो आप कहो सारी जो स्पैगेटी अगर हम इस एक क्लास के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, लेट से ये जो अकाउंट नंबर सी था, अकाउंट की टाइप सी, जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो इसको ऐड करने के बाद अब मुझे दोबारा इस पूरे क्लास को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर चेंज किया है। और जब एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर मैंने चेंज किया है तो मुझे उसको दोबारा टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो जितनी बार चेंजेस करोगे उतनी बार आप इसमें टेस्ट करोगे, चाहे वो एक फंक्शन ऐड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। लेकिन जब आपके पास इस तरह से इनहेरिटेंस आपने यूज़ की और इस तरह पॉलीमॉर्फिक वे में चीज़ों को अचीव किया, तो अब आप नया फीचर ऐड कर रहे हो ना, हर क्लास नई क्लास ऐड हो रही है, नए फीचर से आपकी एग्जिस्टिंग क्लास का उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो पहले से क्लास बनी थी या आपने एक क्लास वो बना दी, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग चीज़ों को आपने डिस्टर्ब भी नहीं किया, ठीक है। तो ये उसका एक एडवांटेज है, ठीक है। और बाकी वो रीयूजेबिलिटी और वो चीज़ें तो चलती आ रही है कि आप जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, जनरलाइज है, उसको आप पेरेंट में रखो, बाकी आपके पास चाइल्ड में, ठीक है। तो आगे जब हम इंशाल्लाह जब डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर उस वक्त मैं आपको बताऊंगा बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके लिए आप इनहेरिटेंस यूज़ करोगे कहीं पे कंपोजिशन, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी जिसके लिए आप दोनों को कंबाइन कर रहे होगे, इनहेरिटेंस भी यूज़ कर रहे होगे, कंपोजिशन भी यूज़ करोगे। उसमें आप ना पूरी तरह से इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हो, ना पूरी तरह से कंपोजिशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अच्छा जी, हाँ, वैसे इसको आज भी हम ख़त्म कर सकते हैं इस केस स्टडी।